अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज एक ही दिन में 3 बड़ी खबरें सामने आई हैं। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल कर दिया है। फिर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने तौसीन न लेने का ऐलान कर दिया है। और अब से कुछ देर पहले यह खबर सामने आई है कि फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। आज दोपहर को इमरान खान की नाअहली का फैसला आते ही मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के कारकुन बाहर निकल आए। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और मुजाहरे शुरू हो गए, सड़कें ब्लॉक की गई, जलाओ घेराव किया गया और मुल्क भर में बेअमनी की फिजा कायम हो गई। अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने खिताब किया है और इसको चैलेंज करने का ऐलान किया है फैसले को, मगर साथ ही एहतजाज की तारीख आज भी नहीं दी है। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस का फैसला 19 सितंबर से महफूज किया हुआ था और आज फैसला सुना दिया है। तोशाखाना रेफरेंस में हुकूमती अरकान ने इल्जाम आयद किया था कि इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म खुद को मिलने वाले तहाइफ और आमदनी इलेक्शन कमीशन में मुतल्लिका साल के गोशवारों में जाहिर नहीं किए, इसलिए इमरान खान को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) और इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 137 के तहत नाअहल करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन में गुज़िश्ता माह की 7 तारीख को इमरान खान ने अपना तहरीरी जवाब जमा करा दिया था, जिसके बाद कुछ समातें हुई, फरीक़ैन के वकला ने दलाइल दी और फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। और आज इलेक्शन कमीशन ने यह मुत्तफ़िका फैसला सुनाते हुए इमरान खान को आइन की शिक 63(1)(p) के तहत नाअहल करार दे दिया है और उनकी कौमी असम्बली की नशिस्त को खाली करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद यह बहस छिड़ गई कि आया इमरान खान अगले इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं। क्या वो नवाज शरीफ की तरह ताहयात नाअहल हो गए हैं या यूसुफ रजा गिलानी की तरह उनकी नाअहली की मुद्दत 5 साल के लिए होगी, या फिर इमरान खान सिर्फ मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत के लिए ही नाअहल हुए हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तो दावा किया कि इमरान खान 5 साल के लिए नाअहल हो गए हैं, मगर जिन कानूनी माहिरीन से हमारी बात हुई है उनके मुताबिक इमरान खान सिर्फ मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत के लिए नाअहल हुए हैं और वो 2023 के इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। यानी इमरान खान जो पहले ही जिन्होंने असम्बलियों का बॉयकॉट किया हुआ है, इस वक्त उनकी सियासत पर इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर मातहत अदालत में फ़िलहाल उनके खिलाफ केस चलेगा और नाअहली की तलवार लटकी रहेगी। मज़ीद ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इमरान खान की पार्टी सरबराही भी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि नवाज शरीफ की पार्टी सदारत से मुतालिक अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि पार्टी सरबराह की अहलियत के लिए भी वही कवानीन लागू होंगे जो रुकने पार्लियामेंट के लिए होते हैं। इसे भी 62-63 की शर्त पर पूरा उतरना ज़रूरी है। इस फैसले के बाद नवाज शरीफ पार्टी के सरबराह नहीं रहे थे और अब अहम बात यह है कि इमरान खान भी आइन के आर्टिकल 63 की एक शिक के तहत नाअहल हो गए हैं, तो क्या होगा। एक और मामला ये भी है कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने बेटे से काबिल वसूल तनख्वाह ना लेने पर हयात नाअहल कर दिया था और उनके पास अपील का हक भी नहीं था, मगर इमरान खान को सिर्फ मौजूदा मुद्दत के लिए नाअहल किया गया है और उनके पास 2 अपीलों का हक भी मौजूद है, एक हाई कोर्ट में और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो केस है इसके हवाले से भी कानूनी माहिरीन की राय है कि ग्राउंड्स मौजूद है कि इमरान खान को हाई कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। इमरान खान की नाअहली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने अपना तफसीली फैसला अभी तक जारी नहीं किया है, ताहम फैसले के 2 सफ़हात ज़रूर सामने आए हैं जिसमें लिखा है कि इमरान खान ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 137 और 173 की पैरवी नहीं की है और इलेक्शन कमीशन के सामने झूठा बयान हल्फी और गलत बयान जमा करवाया है, इसलिए वो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 173 के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस के भी मुर्तकिब हुए हैं और उन पर आइन के आर्टिकल 63(1)(p) के तहत नाअहली लागू होती है, जिसे इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 137 और 173 के साथ पढ़ा जाए। और ये राय रखते हैं कि इमरान खान ने तहाइफ की तफसीलात अपने असासों और वाजिबात से मुताल्लिक साल 2018-19 के स्टेटमेंट में जाहिर ना करके जानबूझकर हकाइक को छुपाया है। इमरान खान ने उन तहाइफ की तफसीलात भी नहीं दी हैं जो फॉर्म बी के कॉलम 3 के तहत ज़रूरी हैं और जो मुबैना तौर पर रकम इमरान खान के अकाउंट में आई है वो उन तहाइफ की वैल्यू से हम आहंगी नहीं रखती। इमरान खान ने अपने जवाब में जो बयान दिया है वो मुबहम और टाल मटोल वाला है और उसमें कहा गया है कि माली साल 2019-20 में जो तहाइफ उन्होंने खरीदे फिर वो तहाइफ उन्होंने दूसरों को तोहफों की सूरत में दे दिए, लेकिन इस हवाले से इमरान खान ने फॉर्म बी में कोई वजाहत नहीं दी है और ये बात साबित हो चुकी है कि इमरान खान ने जानबूझकर हकाइक छुपाए हैं और अपने असासों और वाजिबात से मुताल्लिक झूठा बयान हल्फी जमा करवाया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा है कि इमरान खान ने जानबूझकर इलेक्शन एक्ट की शिक 137, 167 और 173 की खिलाफ वर्जी की है और माली साल 2020-21 के असासों और वाजिबात के बयान में गलत बयान हल्फी जमा करवाया है, इसलिए वो आइन के आर्टिकल 63(1)(p) के तहत नाअहल होते हैं और नतीजतन वो कौमी असम्बली के रुकन नहीं रहते और उनकी सीट खाली करार दे दी जाती है। फैसले के मुताबिक जैसा कि इमरान खान ने झूठे बयानात और गलत बयानात जमा करवाए हैं, तो इसलिए वो इलेक्शन एक्ट की शिक 168 और 173 के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस के भी मुर्तकिब हुए हैं, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाए और उनके खिलाफ इलेक्शन एक्ट की शिक 192 के तहत फॉलो अप एक्शन भी लिया जाए। आज 2 बजते ही इलेक्शन कमीशन ने यह अहम तरीन फैसला सुना दिया था, जिसके बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों का रद्द अमल सामने आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया
कि इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में इंसाफ किया। कौम ने देख लिया कि करप्ट प्रैक्टिस करके वजीर आजम के मनसब को जाती आमदनी का जरिया बनाया गया। सदाकत व अमानत का बुत पाश पाश हो गया। कानून से लड़ने, गोलियां डंडे चलाने और फसादी जत्थे लाने के बजाय कानून के सामने सर झुकाएं। कोई कानून से बाला नहीं है। लंदन में साफियों से बात करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान की सिर्फ नाअहली काफ़ी नहीं है, बल्कि कौम का लूटा हुआ माल भी निकलवाना चाहिए। ये तमाम बातें होती रही। तहरीक इंसाफ इसको मुस्तरद कर रही है। इस फैसले के खिलाफ अपील में जाने की भी बात कर रही है। एहतजाज की भी कॉल दे रही है। इस फैसले के मेरिट्स क्या हैं, आगे इमरान खान के खिलाफ क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो एहतजाज हो रहा है और मुख्तलिफ शहरों में हो रहा है, हमारे साथ लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची और फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इस्लामाबाद जाऊंगा अहमद सुबहान, क्योंकि ज़ाहिर इमरान खान साहब वहीं रहते हैं। एहतजाज की क्या सूरत हाल रही, क्या हुआ, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल शाहजेब साहब, इस वक्त मैं फैज़ाबाद पर मौजूद हूँ और फैज़ाबाद ही आज सबसे अहम स्पॉट रहा दिन भर इस्लामाबाद का। और इस वक्त जहाँ पर अब मैं फैज़ाबाद पे खड़ा हूँ तो मेरे बिल्कुल साथ वाटर कैनन इस्लामाबाद पुलिस की मौजूद है। मेरे लेफ्ट साइड पे इस वक्त भी यहाँ पर जो बख्तरबंद गाड़ी है इस्लामाबाद पुलिस की वो मौजूद है। और आपके इस लाइव बीपर के से आपसे बिल्कुल 2-3 मिनट पहले ही यहाँ पर जो शेलिंग है वो ख़त्म हुई। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक जो कि दोपहर से ही रुकी हुई थी, तकरीबन 2:30-3 बजे के बाद से यहाँ पर रावलपिंडी से आए वर्कर्स और मुख्तलिफ लीडर्स भी, जिसमें MNS भी और जो हमारे डिप्टी स्पीकर जो पंजाब असेंबली है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। ये सब यहाँ पर मौजूद थे और एहतजाज किया गया। यहाँ पर बहुत सी आंसू गैस की शेलिंग हुई, वर्कर्स की जानिब से पथराव किया गया, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस का एक एहलकार जख्मी भी हुआ। इसी तरह इस्लामाबाद में जिस तरह से दोपहर में जब फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, तो उसके बाद संजानी जो कि KP की जानिब से यहाँ पर इस्लामाबाद को कनेक्ट करता है रास्ता, वहाँ पर भी वर्कर्स अहमद किसी टाइम में क्या आज वर्कर बहुत ज्यादा आए थे अहमद सुबहान, या कम लोग थे, या लोग बहुत ज्यादा आए थे? नहीं शाहजेब साहब, वर्कर्स बहुत कम थे। 3 स्पॉट से इस्लामाबाद के 12 को, फैज़ाबाद और G13 जो कि तीनों मुकामान पे ही बहुत कम वर्कर्स है। ये तकरीबन फैज़ाबाद पे 500 के करीब, रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों के वर्कर्स मिला के 500 और 1000 के दरमियान तादाद थी। इसी तरह G13 में तकरीबन 200 से 300 के करीब अफराद थे और यही सिचुएशन 400-500 के करीब बंदा 12 को में भी मौजूद था। मियां मुझे लाहौर का बताइएगा। कमीशन पे भी देखा। मियां लाहौर में आप लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है, दिन में क्या सूरत हाल रही, या फिर फैसला आने के बाद क्या माहौल रहा और कितने लोग थे? जी शाहजेब, पूरा दिन तो लाहौर में सुकून रहा, लेकिन जैसे ही फैसला आया उसके बाद 3 बजे के करीब PTI के कारकुन जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में निकले और उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। तो 12 मकामात पर अभी तक जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें मैं इस वक्त लिबर्टी गोल चक्कर पे मौजूद हूँ, लेकिन माल रोड GPO चौक में भी एहतजाज हो रहा है, शाहदरा चौक में भी, ठोकर न्याज बेग को जो मोटरवे को जाने वाला रास्ता था वो भी बंद किया हुआ है इन लोगों ने। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि लाहौर पुलिस ने तमाम PTI कारकुन को फ्री हैंड दिया हुआ है। पुलिस का कोई अहलकार किसी मुजाहरे में नजर नहीं आ रहा, सिवाय ट्रैफिक पुलिस के। सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए वहां पे मौजूद है और यहाँ पे कारकुन अभी जमा हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि ज़ाहिर अगर पूरा में एहतजाज हो रहा है तो पुलिस को कुछ करना भी नहीं चाहिए, मगर तादाद बहुत ज़्यादा है या कैसी तादाद रही? नहीं, बहुत कम तादाद है, जिसमें कहा जा सकता है कि 200-300 लोग एक मुजाहरे में शरीक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पे 150-200, इससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ भी इस वक्त लिबर्टी गोल चक्कर पे जो है वो कलमा चौक की तरफ से जो मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग की तरफ रास्ता जाता है वो सिर्फ इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, जबकि 3 तरफ से ट्रैफिक जो है वो खुली हुई है। और इन्होंने एक ट्रक के ऊपर जो माइक लगा के जो मकामी की आदत है वो मुख्तसर से खिताब कर दिया और उसके बाद सुलेमान कराची में ज़ाहिर ट्रैफिक ब्लॉक होने की बड़ी खबरें आई, सड़कें बंद होने की, कितनी तादाद रही, अभी क्या माहौल है, क्या हो रहा है? जी शाहजेब साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं सूबाई इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है जहां से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। और जब ये खबर आई कि इमरान खान को नाअहल किया गया है तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की जानिब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उन्होंने मार्च का फ़ैसला किया। 2 बजे अली जैदी जो कि साबिक वफाकी वज़ीर है और सिंध के सदर हैं, उन्होंने कॉल दी और बड़ी तादाद में जो PTI के कारकुनान थे वो इंसाफ हाउस शारा फैसल पर जमा हुए और वहाँ से रैली को जो है उन्होंने और साबिक गवर्नर
इमरान इस्माइल ने लीड किया और कमोबेश 4 घंटे लगे उनको पैदल मार्च करते हुए यहाँ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुँचे। यहाँ भी कमोबेश 3 घंटे तक जो है वो ये धरना जारी रहा और उनका यही मुतालबा था कि ये जो नाअहली है इस पर इंसाफ के तकाजे जो पूरे नहीं किए गए। साथ ही साथ उनको उस कॉल का इंतज़ार था जो कि इस्लामाबाद से दी जानी थी, लेकिन फिर उनका राब्ता भी हुआ और फिर इमरान खान की जानिब से उनको ये कहा गया कि एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी जा रही है और इस वक्त जो है वो धरना मौखिर हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर जो मुजाहिरीन थे उन्होंने नारेबाजी की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। तो सुलेमान, कहा जा सकता है कि अच्छी बड़ी तादाद थी, अच्छी बड़ी तादाद थी सुलेमान सादत, कारकुनों की अच्छी बड़ी तादाद मौजूद थी कराची के अंदर एक कामयाब शो करने के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब रही। हमने देखा कि शारा फैसल पर भी जो है वो बड़ी तादाद थी और यहाँ पर भी जो है वो बड़ी तादाद थी। ना सिर्फ ये कि मुजाहिरीन में इनकी आवाम बड़ी तादाद में शामिल थी, लेकिन अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे। और जब इस्लामाबाद से उन्हें कहा गया कि मौखिर कर दी जाए तो कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो है उन्होंने एहतजाजी धरने की कॉल दे दी थी। और ठीक है, यहाँ से भी मौखर हो गया। रिजवान यूसुफ, पेशावर की क्या सूरत हाल है, दिन में क्या रही, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जाता है वहाँ पर भी आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नाअहली के फैसले के बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ मकामात पर जो कारकुनान थे वो निकल आए और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जैसे कि पेशावर में जो हैदराबाद का इलाका है फ़ेज़ 3 में, वहाँ पर तैमूर सलीम झगड़ा की क़यादत के अंदर कारकुनान निकले, उन्होंने वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इसी तरह से पीर ज़कोड़ी पुल जो शहर की एंट्रेंस है और उससे मुख्तलिफ शहर के इलाके मिलते हैं, वहाँ पर भी उस शाहराह को दोनों तरफ से बंद किया कारकुनान ने, वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इसी तरह से मेन सदर स्टेडियम चौक जो है वहाँ पर भी मुख्तलिफ जो है वो कारकुनान वहाँ पर आए और उन्होंने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ताहम जो शहर की सबसे मसरूफ़ शाहराह जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये M1 मोटरवे पेशावर टूल प्लाजा है, जहाँ पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो 3 बजे जमा होना शुरू हुए और इस टूल प्लाजे को उन्होंने 6:45 तक मुकम्मल तौर पर बंद रखा। दाखिली और खारजी रास्ते दोनों ही बंद थे। हमने देखा कि यहाँ पर ट्रैफिक की लंबी कतारें पेशावर से निकलने के लिए और पेशावर में एंट्रेंस के लिए खड़ी हुई थी। वहाँ पर लोगों से हमारी बात हुई तो चूँकि आज जुमे का दिन है, पेशावर दारुल खिलाफा है, यहाँ से लोगों ने वीकेंड के लिए बाहर जाना होता है, तो सर एक लंबी कतारें थी और लोगों का यही था कि वो बाहर जाना चाह रहे थे। ताहम ये 3 घंटे जो जारी रहा, उसके बाद यहाँ पर ये मुख्तलिफ जहाँ जिन मकामात पर प्रोटेस्ट किया गया वहाँ पर हमने देखा कि टायर भी जलाए गए। इसी तरह से पुलिस भी और बड़ी तादाद मौजूद थी। कहा जा सकता है कि पेशावर में एक बड़ा प्रोटेस्ट था तहरीक इंसाफ का। नहीं शाहजेब साहब, जो ये शहर के दीगर इलाके हैं वहाँ पर 100 से 150 बंदा था। ताहम जो मोटरवे के ऊपर लोग थे इसमें मैक्सिमम 500 लोग होंगे और इनके अंदर भी ये कि आम तासुर पाया जा रहा था कि वो यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं कि इस्लामाबाद की खान साहब जो हैं वो इन्हें कॉल देंगे, तो इसलिए यहाँ पर जमा हो रहे हैं। ताहम जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है सोशल मीडिया के थ्रू ये बहुत ज़्यादा इंटरलिंक है एक दूसरे से, तो उसके अंदर भी यही चल रहा था कि अगर तो इस्लामाबाद की कॉल दी जाती है तो एक बड़ी तादाद यहाँ से निकलेगी। ताहम आज हमने देखा कि जिस वक्त तक मुजाहरे हुए उस वक्त तक यहाँ पर तादाद जो है वो काफ़ी कम रही। फैसलाबाद का बताइएगा, वहां क्या माहौल रहा? जैसे ये नाअहली का फैसला आया उसके कुछ देर के बाद जो मरकजी कायद थे यहाँ पे फरख हबीब, वो मकामी कायदीन के साथ चौक घंटाघर पहुँचे जहाँ पे एहतजाज किया और उन्होंने वहाँ से कॉल दी कि शहर को बंद कर दिया जाए। जिसके बाद 12 मुकामात के ऊपर जो था वो एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ और तकरीबन 4 से 5 घंटों में जो 6 मुकामात जो शहर के बाहर के इलाकों में थे वहाँ पे एहतजाज ख़त्म हो गया। जबकि जो शहर के अंदरूनी 6 इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ, ये वो हल्का है जहाँ से अभी हालिया तौर पे इमरान खान साहब जीते हैं। यहाँ फरख हबीब साहब खुद भी मौजूद हैं, तो यहाँ पे जो है अभी एहतजाज का सिलसिला जारी है। जो दिगर मुकामात हैं जहाँ पे अभी एहतजाज हो रहा है वहाँ पे भी सिर्फ दर्जनों जो है कारकुन मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद कारकुनों की मौजूद नहीं। खुद यहाँ पे फरख हबीब साहब के साथ भी चंद 100 अफराद ही मौजूद हैं जो कि इस वक्त भी जो समुद्री रोड के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। मजमूई तौर पर यह हुआ कि जब यह एहतजाज शुरू हुआ तो लोगों के लिए ट्रैफिक बंद कर दी गई थी, जिसके बाद लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके बाद 5 से 6 घंटे के बाद जो बाज़ मुकामात पर ट्रैफिक को खोल दिया गया और कुछ मुकामात पर ये रात 8 बजे के बाद जो है वो ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। अब यहाँ पर ट्रैफिक बहाल है और जो साइड के ऊपर रोड साइड के ऊपर जो है चंद मुकामात है वहाँ पे एहतजाज का सिलसिला अभी जारी है। जी बहुत शुक्रिया रादिन, हमारे नुमाइंदे तफसीलात बता रहे थे। मामला ये हो चुका है, फैसला इलेक्शन कमीशन का आ चुका है। आगे क्या हो सकता है इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि ज़ाहिर फैसले में ये भी कहा गया है कि आगे की भी कार्रवाई होगी, इसकी हिदायत की गई है।
हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कमर दिलशाह साहब। कमर दिलशाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है जो माहिरीन कानून है मुतादिद, उनकी तरह आपकी भी ये राय मैंने देखी कि ये सिर्फ और सिर्फ जो असम्बलियों की ये मुद्दत है उसके लिए ये फैसला है। 2023 का इलेक्शन जब होगा तो इमरान खान साहब वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। अच्छा, फिर जो दूसरा नुक्ता है इस फैसले का कि जिसमें आगे कार्रवाई बढ़ानी है, वो कैसे आगे बढ़ेगी इमरान खान साहब के खिलाफ और उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फैसला किया है वो उन्होंने आर्टिकल 63(1) के तहत किया, जिसके तहत ये लिखा हुआ है कि जो मौजूदा असम्बली की मुद्दत पूरी होने तक वो डिस्क्वालीफाई होंगे या नाइल होंगे। उसके तहत तो इमरान खान साहब जो हैं ये जब तक ये कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी नहीं होती उस वक्त वो इसके कौमी असम्बली के मेंबर नहीं रहे और जो 6 नशिस्तें जो उन्होंने हासिल की थी उससे भी वो नाइल हो गए हैं। वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कल उनका नोटिफिकेशन कर देगा। लेकिन एक सबसे बड़ी अहम बात वो ये है कि इनके खिलाफ जो फौजदारी मुकदमा बदअनवानी के तहत जो उनको इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा है कि बददियानत, झूठ और हक़ाइक़ के छुपाए और ये बदअनवानी के जुमरे में आते हैं। अब बदअनवानी का जुर्म में यानी करप्ट प्रैक्टिस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन करप्ट प्रैक्टिस के जुमरे में जिसको करार दे दिया गया है तो इनके खिलाफ सेक्शन 173 यानी इलेक्शन एक्ट का हिस्सा है। ये इलेक्शन एक्ट के 173 के तहत इनके खिलाफ मुकदमा जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फौजदारी के तहत खुद सेशन कोर्ट की अदालत में दायर करेगा और साथ ही हुक्म जारी करेगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कि इस फैसले को आप 120 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करें। और जब 120 दिन के अंदर मुकम्मल करने की हदायत जारी हो जाएगी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से, तो वो जो सेशन कोर्ट उसको फैसला करने में मजाज होगा कि 120 दिन से पहले फैसला कर दें, तो उसमें उनको 3 साल की सजा जो है वो सेशन कोर्ट इमरान खान साहब को दे सकते हैं कि आप बदअनवानी के मुर्तकिब हुए हैं और बदअनवानी के मुर्तकिब होने वाले मेंबर पार्लियामेंट को 3 साल की सजा दी जा सकती है। जब 3 साल की सजा दी जा सकती है तो फिर वो आइंदा इलेक्शन के लिए नाइल हो गए। ऐसा मगर ये सारी चीजें इलेक्शन से पहले हो जाएंगी। मगर ये उस सूरत में होगा मगर ये बड़ी अहम बात है जो आप कह रहे हैं कि फिर ये नहीं, मगर कमर दिलशाह साहब, एक तो आपने कहा ना 120 दिन की मुद्दत में सेशन कोर्ट को फैसला देना होगा, मगर उससे पहले एक और मसला है। सेशन कोर्ट तक तो मामला उस वक्त जाएगा जब ये फैसला हाई कोर्ट में स्टैंड कर पाएगा, क्योंकि 120 दिन की मुद्दत खुद इलेक्शन कमीशन के पास भी तो थी ना कि जब कोई मेंबर अपने असासों की तफसीलात जमा कराए तो 120 दिन के अंदर कर सकता है, और ये नुक्ता उठाया भी गया अली जफर साहब के तरफ से, मगर इलेक्शन कमीशन ने उसको मुस्तरद करते हुए इमरान खान के खिलाफ फैसला दे दिया। माहिरीन कानून की राय, ये बहुत अहम नुक्ता है, ये फैसला स्टैंड कैसे कर पाएगा हाई कोर्ट में? सेशन कोर्ट तो बाद में जाएगा। नहीं, हाई कोर्ट में तो अपील करने का तो राइट है इनको, लेकिन एक बड़ी शाहजेब साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है जो हमारे मीडिया के सामने भी नहीं आई और वो फैसले में भी उसका जिक्र तो खुद ब खुद आ जाएगा। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा इलेक्शन एक्ट का जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो चैप्टर है उसका सेक्शन 201 और 200 और 201 उसमें ये लिखा हुआ है कि वो पार्टी का मेंबर या सरबरा करप्ट प्रैक्टिस के तहत जुमरे में आ जाता है तो वो पार्टी का सरबरा या मेंबर नहीं रह सकता। अब इमरान खान साहब की चेयरमैनशिप जो है वो भी खतरे की जद में आ गई है इस फैसले की रोशनी में, जब इनको नाअहल करार दे दिया। जब ये कौमी असम्बली के मेंबर नहीं बन सकते तो फिर वो पार्टी के चेयरमैन भी नहीं बन सकते। सेक्शन 200 और 201 के तहत उसमें लिखा हुआ है। कमर साहब, अब ये इसमें मसला है कि वो भी कमर साहब वो भी उसी सूरत में होगा ना कि जब हाई कोर्ट में ये फैसला स्टैंड कर पाए आला अदलिया में। अब इसमें मसला ये हो रहा है क्योंकि ज़ाहिर तफसीली फैसला जारी नहीं किया, 2 सफ़ात जारी किए, मगर माहिरीन कानून की राय है कि जो अली जफर साहब का नुक्ता था कि 120 दिन के अंदर ही जांच पड़ताल करके कार्रवाई कर सकता है इलेक्शन कमीशन, वो टाइम बार्ड हो चुका है ये मामला 18-19 के असासों में या फिर 20-21 के असासों में। हाई कोर्ट तो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन मैं तो उसको आईनी तौर पर बता रहा हूँ कि इतना आसान फैसला नहीं आया जिसकी बना पर ये समझा जाए कि जनाब ये नाइल हो गए हैं तो इसके बाद ये तो अगस्त 2023 के बाद इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। वो तो करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आने के बाद वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। अब बाकी इनके फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट भी जाएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएं, वो जहां इनका राइट बनता है। लेकिन असूली तौर पर ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहम है
लेकिन जो उन्होंने फैसला जो किया है वो आइन और कानून की रोशनी में किया है। आइन में लिखा हुआ है कि कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने तक वो नाअहल करार दी जाएंगे। जब वो नाअहल हो गए हैं तो वो अपनी पार्टी के मेंबर और चेयरमैन नहीं रह सकते सेक्शन 200-201 के तहत। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी दिया था नवाज शरीफ के फैसले में, जो उन्होंने कहा था चीफ जस्टिस साकिब निसार ने, क्योंकि इनको नाअहल करार दे दिया गया है तो ये अपनी मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नुआइन के वो चेयरमैन ये सदर ये नहीं रह सके। तो फिर इसके बाद उनको रहबर बना दिया या सरपरस्त आला बना दिया, वो अलग बात है, लेकिन पार्टी के मामलात में मुदाखलत करने की उनको गुंजाइश नहीं थी। तो ये भी एक बड़ा अहम फैसला सामने आ रहा है। तो ये तो बात, लेकिन इलेक्शन के पाकिस्तान का फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपना फैसला दे दिया जो आइन और कानून में लिखा हुआ था। स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से रेफरेंस आया और वो बहुत शुक्रिया कमर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो बता रहे हैं कि आइंदा भी इमरान खान साहब के लिए ख़तरात इस फैसले की रोशनी में हो सकते हैं। अभी तक का जो फैसला है उसमें 2023 का इलेक्शन इमरान खान साहब लड़ सकते हैं। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। आज PDM का इजलास भी हुआ है। मौलाना फजल रहमान बड़े मुतमईन थे, वो कह रहे थे कि खात्मा हो गया इमरान खान की सियासत का, मगर क्या वाकई हो गया? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। PDM का आज इजलास भी हुआ और मौलाना फजल रहमान ने बात भी की कि इमरान खान की आज सियासत का खात्मा हुआ है। हमारे साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने गलत आप लोगों को ब्रीफिंग नहीं दे दी कि 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि माहिरीन कानून की राय कि सिर्फ असेंबलियों की इस मुद्दत के लिए हुए हैं। यानी 2023 का इलेक्शन इमरान खान लड़ सकते हैं। ज़ाहिर है उसमें बाद में सेशन कोर्ट की जो कार्रवाई है उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हिदायत जारी की जाए, मगर फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है कि इमरान खान साहब को कोई खतरा है या आप लोगों के लिए कोई अच्छी बात है। वो तो अगला इलेक्शन लड़ पाएंगे। मौजूदा असेंबली में तो वो वैसे ही नहीं जा रहे थे। जल्दी खुशी नहीं मना ली PDM ने? नहीं, खुशी की इसमें कोई बात नहीं है। मैं इसको कोई खुशी की बात नहीं समझता कि एक आदमी जो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हो और वज़ीर-ए-आज़म होते हुए वो गलत बयानी करे, अपने जो असासों के कागजात हैं उसमें गलत बयानी करे, बातें छुपाए और मिसलीड करने की कोशिश करे इलेक्शन कमीशन को। ये तो बड़े अफसोस की बात है। इसमें खुशी की क्या बात है? जैसा मगर खुशी तो इस बात पर थी ना, और शहबाज शरीफ साहब ने भी तोशाखाना के हवाले से बात की और मरियम ने भी कहा कि इस हवाले से और भी कार्रवाई होनी चाहिए, पैसे भी वापस आने चाहिए। मगर ज़ाहिर है एक मुकाबले का ना अहल होना और फिर वज़ीर कानून का कहना कि 5 साल के लिए, वो 5 साल के लिए नहीं हुए हैं। तो खान साहब की सियासत में एग्जैक्टली फ़र्क क्या पड़ जाना है आपके ख्याल में? उनके खिलाफ बयानिया बन जाएगा कि वो भी करप्ट हैं, या वो बयानिया बनाने दे देंगे आपको? देखिए, एक बात तो वाज़ेह हो गई ना कि जो दूसरों पर इल्ज़ामात लगाता था करप्शन के, आज वो ख़ुद करप्ट साबित हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने मुतफ़िका तौर पर फैसला दिया है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जो उसका अपना लगाया हुआ है। तो ये बात तो वाज़ेह हुई ना कि आज इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस में कन्विक्ट, उनको डी-सीट किया गया है। अब इम्तिहान जो है वो आला अदलिया का है, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट ने इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को डी-सीट किया था। इससे बहुत कम बात पर जो कुछ इमरान खान ने किया है एज अ पब्लिक ऑफिस होल्डर, एज अ प्राइम मिनिस्टर, इससे बहुत कम चार्जेस पर, यानी जब वो प्राइवेट सिटीज़न थे, वो कंपनी के मियां नवाज शरीफ डायरेक्टर बने, उन्होंने डायरेक्टर फ़ीस नहीं ली, तो चूँकि नहीं ली थी, उन्होंने डिक्लेयर नहीं की अपने असासों में, तो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट बनकर मियां नवाज शरीफ को डी-सीट कर दिया, हुकूमत तोड़ दी और मियां नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर दिया। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ये हमें बता सकेगा कि क्या इमरान खान जो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म था, उसने जो माल, जो तोहफे बेचे, उनके पैसे अकाउंट में नहीं आए और कहा कि आए हैं, वहाँ पर वो छुपाए, मिसलीड किया इलेक्शन कमीशन को, झूठ बोला, और अब इलेक्शन कमीशन ने उनको करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार दिया है। तो अब उनकी क्या नाअहलियत होगी या क्या अहलियत होगी उनकी इस मुल्क में इलेक्शन लड़ने के लिए, ये तो वक्त भाई साहब, बताएगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था नवाज शरीफ साहब के केस में,
और ज़ाहिर है उन्हें अपील का हक भी नहीं मिला। इमरान खान साहब के पास तो दो हैं राइट ऑफ अपील मौजूद हैं, एक पहला हाई कोर्ट में और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में। और बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को 120 दिन में अगर असासों में कोई मिसडिक्लेरेशन का मामला है तो फैसला देता। ये तो टाइम बार्ड मामला है। जो सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दिया, फिर ताहयात नाअहली का भी चीफ जस्टिस ने लिखा था, जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, मगर वो कहते हैं कि ताहयात नाअहली 62(1) के तहत जालिमाना है। तो अदालतों की अपनी राय बदल गई है अपने हालिया फैसलों के हवाले से। कैसे उस राय पर जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, आप कह रहे हैं उससे भी ज़्यादा अगर संगीन मामला है, कैसे उसी तरह परखा जाए? देखिए ना, इंसाफ का निज़ाम तो एक होता है, या नवाज शरीफ के लिए निज़ाम इंसाफ का दूसरा है और इमरान खान के लिए दूसरा है। ये तो मुमकिन नहीं हो सकता ना। मगर 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 भाई साहब, एक मसला तो है ना कि अगर नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो क्या इमरान खान के साथ भी होनी चाहिए? अगर नहीं हुई नाइंसाफ़ी, अगर उन्होंने नहीं छुपाया तो बिल्कुल उनको आप रिलीफ दे सकते हैं। अगर उन्होंने छुपाया है और बतौर वज़ीर-ए-आज़म छुपाया है, बहुत भारी रकम छुपाई है, डिक्लेयर ही नहीं की और झूठ बोला है, और नवाज शरीफ साहब तो एज अ प्राइवेट सिटीज़न तो उन्होंने नहीं लिए थे पैसे, ये भी इस्टेब्लिश्ड है, उस पर आपने ताहयात उनको 62-63 लगा दिया। तो आज इम्तिहान तो सबसे बड़ा जो इस मामले में है वो सुप्रीम कोर्ट का है कि वो क्या फ़ैसला करेंगे। सर मगर अगर फैसले इमरान खान साहब के खिलाफ भी आते हैं, आप तो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, फैसले को मुस्तरद किया, अपने कारकुनों को भी कहा कि लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, दी नहीं है अभी तक, मगर देंगे तो डिस्टेबलाइज तो आप ही की हुकूमत होगी ना। ऐसा तो नहीं है वो नाअहलों के घर बैठ जाएंगे। डिस्टेबलाइज मुल्क होता है। फैसला जब अदालतों के फैसले आपके हक में होते हैं तो आप यहाँ पे जश्न मनाते हैं, जब आपके ख़िलाफ़ होते हैं तो आप सड़कों पर आना चाहते हैं। मकसद क्या है? मकसद, आप अगर मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं तो अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं, आप किसी मुल्क के मसले के लिए तो नहीं कर रहे ना, किसी असूल पर तो नहीं कर रहे। जब आप डिक्लेयर करते हैं ना जो पैसे आपके पास आए हैं, और यहाँ से ये बात ज़रा आगे बढ़ेगी, आप देखते रहें, ये बात यहाँ रुकेगी नहीं। कहाँ बढ़ेगी? ये जो सारा मामला है इसके अंदर और भी पेचीदगियाँ हैं। जैसे क्या पेचीदगियाँ हैं भाई साहब? जैसे ये कि वो पैसे जो आपके पास आए थे वो आपने कहाँ किए, वो आपने क्यों छुपाए, कि आपने टैक्स पे किया। दूसरी बात ये आएगी कि आपने जो वो तोहफे जब उसके तोशा खाने में पैसे जमा कराए तो वो पैसे कहाँ से आए थे जो तोशा खाने में आपने जमा कराए? क्या आपकी कोई आमदन थी? ये तो करप्शन बढ़ती जाएगी। जितना आप इस मामले को खोलेंगे ये करप्शन का सिलसिला बढ़ता जाएगा, इमरान खान की करप्शन का सिलसिला बढ़ता जाएगा। इमरान खान वो आदमी है जिसने हर अपने मुखालिफ को झूठे मुकदमे बनाकर और बगैर मुकदमों के जेल में डाला, और उस पर फखरिया बात किया करते थे कि मैं जनाब लोगों को जेल में डालता हूँ। आज सोशल मीडिया पर आकर कहते जी मेरा आखिरी तकरीर होगी। तो हमने तो किसी आदमी को जेल में नहीं डाला, किसी पर हेरोइन नहीं डाली, हमने तो किसी के बारे में फखरिया बात नहीं की। हालांकि मैं हकीकत से कहता हूँ कि ये कमज़ोरी रही है हुकूमत की, उसको कार्रवाई करनी चाहिए थी। बहुत से लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कानून तोड़ा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा आज सबसे बड़ा इम्तिहान के खिलाफ हुआ है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने इदारे के हवाले से कोई बयान दे दिया हो। उसके अलावा क्या कार्रवाई हो सकती थी, या क्या कानून तोड़ा है जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती थी? कानून तोड़ा है, यहाँ लोगों के अकाउंट से उसमें करोड़ों अरबों रुपया आया है, कोई पूछने वाला नहीं है ये पैसे कहाँ से आए हैं, तुमने कैसे खर्च किए हैं। किसने रोका है पूछने से भाई? यहाँ करप्शन की एक जी किसने रोका है पूछने से? मैं यही कह रहा हूँ ना, ये पूछना चाहिए ना। ये हुकूमत की, मैं समझता हूँ हुकूमत ने शाइस्तगी के साथ एक मामले को निपटाया है, किसी को जेल में नहीं डाला। वरना जेल में डालने की बात होती तो बहुत से लोग जेल में डाले जा सकते थे। यहाँ तो खुल्लम खुल्ला वायलेशन हुई हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा आज सबसे बड़ा इम्तिहान इस सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट का होगा, क्योंकि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने इस मुल्क के डिप्टी स्पीकर को 3.5 साल स्टे ऑर्डर पर 52,000 वोट जाली होने के बावजूद स्टे ऑर्डर पर अपने ओहदे पर रखा, और फिर उस आदमी ने इस मुल्क का आइन तोड़ा। तो क्या हम ये दोहरे मेयार या तेरे मेयार इंसाफ के इस मुल्क में रखेंगे? बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद अकबर भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक सहाफ़ी जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत में ये तोशा खाना का मामला शुरू किया और उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी इमरान खान साहब की हुकूमत में, फिर उनके साथ क्या हुआ, उनसे बात करेंगे एक के बाद।
इमरान खान अब असेंबलियों की मौजूदा मुद्दत के लिए नाअहल हो गए हैं, मगर इस पूरे मामले को इतना पेचीदा बनाने और इस नहज तक लाने में खुद इमरान खान ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये स्कैंडल खुद इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही खड़ा हो गया था। उनकी अपनी हुकूमत में उनके पास कई मौके मौजूद थे जहां पर वो ये मामला ख़त्म कर सकते थे, मगर वो खुद ही इस मामले को तूल देते रहे। बार बार अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी की गई और इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात अवाम के सामने नहीं रखी गई। बज़ाहिर सादा से मामले को जानबूझकर पेचीदा बनाया गया, मुल्क की सलामती का मसला बनाया गया, दोस्त ममालिक की नाराज़ी से जोड़ दिया गया, क्योंकि मसला ये था कि इमरान खान ने खुद को मिलने वाले ये कीमती तहाइफ बेच दिए थे और उनसे कमाई गई करोड़ों की आमदनी भी डिक्लेयर ना करने का इल्ज़ाम था और कीमत की अदायगी का तनाज़ा अलग खड़ा हो गया था। रवां साल जब ये स्कैंडल संगीन हो गया तो ना सिर्फ इमरान खान ये मान गए कि उन्होंने तहाइफ बेच दिए हैं, बल्कि मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्जी। फिर इलेक्शन कमीशन में अपने तहरीरी जवाब में भी इमरान खान ने तस्लीम किया कि उन्होंने तोशा खाना के कीमती तहाइफ बेच दिए हैं और उनसे हासिल होने वाली आमदनी अपने गोशवारों डिक्लेरेशन में जाहिर कर दी थी। मगर सवाल उठता रहा कि अगर तहाइफ 10 करोड़ से ज़ायद रकम के थे तो 5 करोड़ 80 लाख में क्यों बेच दिए? क्या असासे छुपाए गए? और फिर इलेक्शन कमीशन भी इमरान खान के जवाब से मुतमईन नहीं हुआ और आज इमरान खान को नाअहल करार दे दिया। अब दिलचस्प बात यह भी है कि इमरान खान ने अपने तहरीरी जवाब में तो माना कि उन्होंने तहाइफ बेचकर जो आमदनी हासिल की वो अपने बैंक अकाउंट में जाहिर कर दी थी, मगर इससे पहले वो ये दावा करते थे कि उन्होंने तोहफे बेचकर सड़क बनाई। मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी, वो तोशा खाना के पैसे से सड़क ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया। तोहफा बेचकर सड़क बना दी थी तो फिर ये बात अपने तहरीरी जवाब में क्यों नहीं बताई और रकम को अपनी आमदनी के तौर पर क्यों जाहिर की? अगर रकम सड़क बनाने में खर्च कर दी थी तो असासों में इतना इजाफा कैसे हो गया? इमरान खान के खिलाफ ये स्कैंडल सबसे पहले सामने लाने वाले सहाफ़ी राना अबरार हमारे साथ मौजूद हैं। राना अबरार साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है आपने इस केस पर काम किया, मुसलसल आप इस पर लगे भी रहे, मगर उस ज़माने में जब ज़ाहिर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने हिदायत कर दी थी उसके बावजूद भी हुकूमत ने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, अदालत भी कहती रही तब भी नहीं दी। क्या होता रहा उस सारे के सारे मामले में? क्या समझ में आ रहा था आपको? मैं आपको बताऊं कि ये मामला 23 नवंबर 2020 से शुरू हुआ, जब मैंने पहली RTI रिक्वेस्ट भेजी थी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत। और इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिपार्टमेंट पाबंद हैं कि 10 दिन के अंदर मतलूबा इन्फॉर्मेशन दे दें, मगर मुझे नहीं दी गई थी। फिर मैं पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील के लिए गया था, अपील की थी तो उसका फैसला मेरे हक में हुआ, मगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ ऑर्डर के ऊपर। इस दौरान मैं दरखास्तें देता रहा, मैंने 3 एप्लीकेशन दी और 3 बार कमीशन ने लेटर लिखा सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को, मगर उन्होंने इस पर अमल दरामद नहीं किया। फिर मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन दी थी, ये मैं मई में दी थी, मैंने मई 2021 में पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में, और उसके ऊपर शोकाज नोटिस जारी हुआ था 8 जुलाई 2021 के लिए और हेयरिंग भी हुई थी। तो अब ये था कि सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को पेनल्टी होने वाली थी, सज़ा होने वाली थी, तो तब उस वक्त की गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेट पिटीशन लेकर गई थी। तो ये उस वक्त फिर जब हाई कोर्ट में गए थे तो ये मीडिया के ऊपर हाईलाइट हो गया था, क्योंकि मैं तो अपनी स्टोरी के लिए काम कर रहा था, इसलिए मैंने इसको खुफिया रखा था। इस दौरान मुझे धमकियाँ भी दी गई जब शोकाज नोटिस जारी हुआ था। पहले मुझे कॉल किया गया सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन की तरफ से और उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी कि मुझे कहा गया है एट एनी कास्ट इस मामले को ख़त्म कराओ, आप मेरे छोटे भाई हैं, क्योंकि वो सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन जब थे और सेक्रेटरी कॉमर्स से मेरा उनसे मिलना जुलना होता था। तो उन्होंने कहा कि आप जो कहते हो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, आप ये मेहरबानी करके विथड्रा कर लें। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं विथड्रा नहीं कर सकता, अगर आप बहुत ज़्यादा मजबूर करते हैं तो आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड फाइल की कॉपी दे दें, मैं ऑन द रिकॉर्ड विथड्रा कर लूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं विथड्रा भी नहीं कर सकता। तो उसके बाद फिर मुझे धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ। जब मामला हाई कोर्ट में गया तो मेरे घर में एजेंसियों के लोग आते रहे। मेरी वालदा को 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, उनको थ्रेट किया गया, उनको धमकी दी गई, यहाँ तक कहा गया कि आपके घर में लाश आएगी, ये तक भी कहा गया। मुझे फॉलो किया जाता रहा। जब मैं जहाँ पर भी जाता था तो मेरे पीछे एक गाड़ी पर लोग मुझे फॉलो कर रहे होते थे। इसके अलावा हम सवात गए थे, 3 दोस्त थे हम, तो वहाँ पर PTI के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था, हमें ज़ख्मी किया था, उसकी FIR तक दर्ज नहीं हुई थी। इसके अलावा आज भी मेरी फैमिली राजनपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, राजनपुर में आज भी मैं इंतकामी कार्रवाइयाँ बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं बर्दाश्त करता रहा और मैंने स्टैंड लिए रखा। जिस तरह आपने बताया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये सारी समातें होती रही हैं, लेकिन उसमें ये शिकायत है, मुझे मेरा शिकवा है कि इसको बहुत लिंगर ऑन किया गया। हालाँकि ये तो पहले हफ्ते के दौरान ही पहली या दूसरी
समात पर ये अपील रिजेक्ट होने वाली थी, ये रिट पिटीशन गवर्नमेंट की, लेकिन ये बहुत ही लिंगर ऑन होती गई और अभी तक मैं आपको बताऊं कि ये फैसला नहीं हुआ है और मुझे मेरी मतलूबा इंफॉर्मेशन लेटर एंड स्पिरिट नहीं मिली है ऑफिशियली। उसमें मैंने जो चीज़ें मांगी हैं, कुछ चीज़ें आज भी शादेब खान साहब आज भी मंजर आम पर नहीं हैं। मैंने पूछा था कि जो गिफ्ट इमरान खान ने रिटेन किए हैं तोशा खाना से, उनकी डिटेल स्पेसिफिकेशन बताई जाए, क्योंकि आप जो ये बता रहे थे ये दुरुस्त बता रहे थे जो आपके सामने आया है, लेकिन मैं कुछ और मांग रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर घड़ी है, एक डायमंड घड़ी है, तो उसका मॉडल क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, ताकि हम उस कंपनी से मालूम कर सकें कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। और प्राइस असेसमेंट जो की गई है उसमें बहुत ज़्यादा अंडर प्राइसिंग हुई है। मैं आपको बताऊं कि 1 लाख रुपए की चीज़ की 10 या 20 हज़ार रुपये प्राइसिंग की गई और उसका 20% इमरान खान ने दिया है। और फिर मेरा एक और क्वेश्चन था मेरी आरटीआई के अंदर, जो सबसे अहम क्वेश्चन है वो ये है कि जो पेमेंट इमरान खान ने की है अंडर प्राइसिंग करने के बावजूद, वो पेमेंट कौन से अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है, जिसका ये मुझे ये नहीं बता रहे हैं कि कौन से अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुए। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ इस प्लेटफॉर्म पर कहता हूं कि इमरान खान के अकाउंट से वो पेमेंट नहीं हुई है, बल्कि किसी और के अकाउंट से पेमेंट हुई है। और मैं मेरे सोर्सेज ने जो बताया है वो ये कि तोहफा रिटेन करने से पहले ही फरोख्त कर दिया गया था और जिसको बेचा गया था उसके अकाउंट की तरफ से ये पेमेंट हुई है, ट्रांजैक्शन हुई है। तो ये एक टोटल करप्शन का केस है, नैब केस बनता है, लेकिन इसकी आज तक मुझे सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। ये बड़ी अहम बात है। साथ में ये भी बताएगा कि क्या इनिशियल वजह थी कि आपको शुरू में जो इन्फॉर्मेशन मिली उसमें आपको ये पता था कि ये तोहफे हैं नहीं और बेच दिए गए हैं, जिसकी वजह से आप इसको परसू करते रहे, या ये बाद में आपके सामने इन्फॉर्मेशन आती रही? क्या वजह थी कि आप इतना ज़्यादा इस स्टोरी को परसू करते रहे? जी शादेब खान साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आप जानते हैं कि हमारे सोर्सेज होते हैं। मुझे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली थी और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन थी कि इमरान खान ने मिसकंडक्ट किया है इन तहफ़ के मामले में। अब ये था कि क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये स्टोरी जा रही थी, तो बजाय सोर्सेज पर रिलाई करने के मैं ये स्टोरी छाप देता, मैंने राइट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के तहत अपना राइट एक्सरसाइज किया ताकि मुझे सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो बात रह गई है, कि मेरी 2 जगह से पीटीआई की गवर्नमेंट ने मेरी जॉब ख़त्म करवाई। फवाद चौधरी ने फ़ोन करके, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे ये, मेरी जॉब ख़त्म कराई, मुझे टर्मिनेट किया गया। उसके बाद मैंने एक टीवी चैनल को ज्वाइन किया था 2021 में। वहाँ पर मुझे तीसरा दिन था कि मुझे बुलाकर सीईओ ने कहा, वो सीईओ मशहूर शख्सियत हैं, बड़े आदमी हैं, लेकिन उनकी मेहरबानी है ना, उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि मेरी मजबूरी है, मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने कहा सर थैंक यू, आपने ये मुझे बुलाकर बताया और 1 महीने की सैलरी भी दे दी, आपकी मजबूरी है, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद भी मैं जहाँ पर भी ज्वाइन करता हूँ, पीटीआई के लोग मुझे फॉलो कर रहे होते हैं, आज भी ये पावरफुल हैं और मुझे कहीं पर भी सहाफ़त में, किसी अखबार में या टीवी चैनल में काम नहीं करने देते, बल्कि मेरी जॉब ख़त्म करवा दी जाती है। मैं यहाँ पर एक चीज़ है कि मैं दाद दूंगा पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के कमिश्नर जाहिद अब्दुल्ला साहब को, जिन्होंने डटकर मुकाबला किया और एक स्ट्रांग फैसला दिया था। हालांकि सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन ने उनको धमकी दी थी, उनके सामने कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट से बड़ा बदमाश कोई नहीं होता, आप ये फैसला दिया है, आप इस पर बहुत ज़्यादा परसू कर रहे हैं, इसको आप सोच लें, आपके खिलाफ बुरा भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया। आज प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।